हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे डेवलप होंगे। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट और यू कैन से द कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी या ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, ये आपका बेसिकली सेकेंड टॉपिक है। पहला हमने इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक्स किया था। तो इस टॉपिक में बेसिकली चूंकि हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मीन्स उस कार्डियक मसल में जो आयनिक मूवमेंट है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मीन्स जो आयनिक मूवमेंट की वजह से जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से कंट्रोल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो हार्ट होता है, जैसे कि ये बेसिक आप जानते हैं कि इसमें बेसिक में अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज एट्रिया और लोअर पार्ट आपका क्या है, वेंट्रिकल। यहाँ पे एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिज एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम इस ट्रैक की बात करें, केवल एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर, तो ये जो फाइबर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज ऑटोमेटिक फाइबर। ऑटोमेटिक फाइबर इनको हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी टू जनरेट इम्पल्स इटसेल्फ। उनको किसी नियर बाई सेल से इम्पल्स की जरूरत नहीं पड़ती। दे ऑल हैव इट सेल्फ कैपेबिलिटी कि वो खुद से इम्पल्स को जनरेट कर लें। तो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या समझ में आई कि जो आपके और जो ये फाइबर्स हैं जिसमें आपके नोडल सेल्स आती हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर्स, ये आपके सेल्फ एक्साइटिंग सेल्स होती हैं जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो खुद से इम्पल्स को जनरेट कर सकती हैं। और बच्चों यही वजह होती है इनको हम ऑटोमेटिक फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये खुद से इम्पल्स को जनरेट कर पा रहे हैं। सेम जस्ट इस चीज के अपोजिट, अगर आप इसको छोड़ दें, इस ट्रैक को, हार्ट में इस चीज को आप अलग कर दें, तो आपका ये जो पूरा ओवरऑल ये सब टिश्यूज बच रहे हैं जिसमें एट्रियल टिश्यूज भी आ रहे हैं और वेंट्रिकुलर टिश्यूज भी। मीन्स पूरी की पूरी एट्रियल मसल और वेंट्रिकुलर मसल, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये इम्पल्स को खुद से जनरेट कर पाएं, और यही वजह होती है कि इनको हम नॉन ऑटोमेटिक फाइबर बोलते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास दो तरीके के फाइबर्स हैं। एक ऐसे फाइबर जो इम्पल्स को जनरेट कर पा रहे हैं खुद से, और एक ऐसे फाइबर जो इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नियर बाई सेल की इम्पल्स से या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से स्टिमुलस मिलता है। तो उस तरीके के फाइबर जो खुद से जनरेट करते हैं हम बोलते हैं ऑटोमेटिक फाइबर, और उसका एग्जाम्पल है आपका नोडल टिश्यूज एंड पुरकिंजे सेल्स। नोडल टिश्यूज एंड पुरकिंजे सेल्स। तो अब नॉन ऑटोमेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो यहां पे बेसिकली आता है एट्रियल मसल एंड वेंट्रिकुलर मसल, राइट। तो आपका इंपल्स जनरेशन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंपल्स जनरेट होती है। तो देखिए, अलग अलग फाइबर का नेचर अलग अलग होता है। आज बेसिकली जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे नॉन ऑटोमेटिक फाइबर, और चूंकि इसका एग्जांपल है एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स के फाइबर जो हैं। अब एट्रियल या वेंट्रिकुलर मसल का जो फाइबर है, इट मीन जैसे फाइबर बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो किसी एक फाइबर में किस तरीके से इंपल्स का जनरेशन हो रहा वो पढ़ेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑटोमेटिक फाइबर को भी हम कवर करेंगे, प्लस कंडक्शन ऑफ किस तरीके से मायोकार्डियल टिश्यू में होता है, एक्साइटेबिलिटी क्या होती है और रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। तो बाय कवरिंग द इंपल्स जनरेशन, कंडक्शन, एक्साइटेबिलिटी एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड वी विल फिनिश आवर लेक्चर ऑन द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कंडक्शन
or you can say the impulse generation process in the non-automatic fiber। आपको एग्जामिनेशन की कॉपी में इसको इंडिकेट करना है कि आप किस फाइबर में इंपल्स कंडक्शन को या इंपल्स जनरेशन को किस तरीके के फाइबर में शो कर रहे हैं। तो आप किस तरीके का फाइबर यहां लेकर रहे हैं, वेंट्रिकुलर फाइबर की इंपल्स जनरेशन आपने यहां शो कर रखी है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारा हार्ट जो होता है वो दो तरीके के फेजेस में जाता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का सिंपल मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का सिंपल मतलब है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का मतलब हम अपनी जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो हम रिलैक्सेशन से स्टार्ट करेंगे कि वेंट्रिकुलर फाइबर्स जो हैं वो रिलैक्स हैं और हम उसमें किस तरीके से नियर बाई सेल से एक्साइटेशन को रिसीव करके किस तरीके से उसमें इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन होगा उसको पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ है किसके बीच, टाइम और मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये ग्राफ है टाइम और मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखिए ये किस चीज का एक्शन पोटेंशियल है, वेंट्रिकुलर फाइबर का एक्शन पोटेंशियल है। ये आपको मेंशन ही करना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है या आप लिख सकते हैं नॉन ऑटोमेटिक एक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन ऑटोमेटिक फाइबर। अब देखिए जो सबसे पहले आप फेज देख रहे हैं, ये फेज जो यहां से स्टार्ट हो रही है अप टू द दिस फेज की अगर हम बात करें, इस फेज की यहां से यहां तक ये फेज, सो दिस इज कॉल्ड फेज 4। ये कौन सी है, फेज 4। अच्छा, जो फेजेस हैं, ओवरऑल फेजेस हैं वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल की, वो 5 फेजेस हैं। फेज 4 सबसे रिलैक्सिंग स्टेज है। इस रिलैक्सिंग स्टेज में को हम फेज 4 बोलते हैं। इसके बाद आती है फेज 0, फिर फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3। तो फेज 4, 0, 1, 2 एंड 3। अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फेज 4 में चूंकि इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट ऑफ वेंट्रिकुलर सेल्स। तो रेस्टिंग स्टेट ऑफ वेंट्रिकुलर सेल्स में आपको यह समझना जरूरी है कि इस फेज में हार्ट के वेंट्रिकुलर सेल्स में कोई एक्टिविटी नहीं है, वो रिलैक्सिंग कंडीशन में है। अच्छा, रिलैक्सिंग कंडीशन में वो क्यों है, क्योंकि वहां पे सोडियम और कैल्शियम चैनल क्लोज्ड हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है, -90 मिली वोल्ट। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, यहां मिली वोल्ट भी दिखाना है आपको इस तरीके से जरूर। ये किस में है, मिली वोल्ट में। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द वेंट्रिकुलर सेल इज एट -90 मिली वोल्ट। और ये -90 मिली वोल्ट पर चूंकि हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो क्या है, डायस्टोल की कंडीशन में है, रिलैक्स की कंडीशन में है। तो -9। तो अब फेज 4 की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए फेज 4 की कैरेक्टरिस्टिक यहां पे लिख रखी है। फेज 4 को हम क्या बोल रहे हैं, ये रेस्टिंग स्टेट है, नंबर 1। ये क्या होता है, किसको डिनोट करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। और इस समय वेंट्रिकुलर सेल्स क्या होती हैं, वेंट्रिकल किस कंडीशन में होती है, डायस्टोल में होती है। यहां पे कोई कंफ्यूजन अब तक नहीं होगा। पोटेशियम लीकी चैनल का क्या रोल है, देखिए बच्चों नॉर्मली जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है नॉर्मल सेल्स का, वो हमने अभी तक पढ़ा है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है और उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम ATPase पंप एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ, एनर्जी को यूज करके वहां पर होल्ड करके रखते हैं, वहां मतलब -70 मिली वोल्ट पे। लेकिन जब हम वेंट्रिकुलर फाइबर की बात करते हैं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को यहां पे डिनोट कर रखा है -90 मिली वोल्ट। तो द रीजन बिहाइंड दिस कि -90 मिली वोल्ट क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम लीकी चैनल। और पोटेशियम लीकी चैनल कहां होंगे, वेंट्रिकुलर। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, वेंट्रिकुलर सेल्स की। अब जैसे मान लीजिए ये वेंट्रिकुलर सेल है, अब यहां पे एक चैनल है जो पोटेशियम का है प्लस लीकी है। लीकी है इट मींस स्लोली पैसिव डिफ्यूजन विदाउट किसी नीड के, यहां पे किसका होगा, पोटेशियम का। तो नॉर्मली देखिए पोटेशियम चैनल तो हर जगह होते हैं और पोटेशियम जब यहां से आउटसाइड इफ्लक्स होता है तो नेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता है। तो
नॉर्मली तो -70 मिली वोल्ट होता है, लेकिन वेंट्रिकल के केस में एडिशनल कौन सा चैनल है, पोटेशियम लीकी चैनल, जिसकी वजह से वो -70 मिली वोल्ट और किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, -90 मिली वोल्ट। लेकिन -90 मिली वोल्ट पे वहां पे विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, दिस पंप की मदद से आप उसको किस पे होल्ड करते हैं, -90 मिली वोल्ट पे। और ये -90 की वजह क्या है, पोटेशियम लीकी चैनल। और इस स्टेट में मैंने ऑलरेडी ये बता के रखा है कि क्या क्लोज है, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल इस समय क्या है, क्लोज्ड है। और बट ऑब्वियस सी बात है, डायस्टोल की कंडीशन है रिलैक्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं फेज 4 में, तो आपका फेज 4 हो गया। तो बहुत सिंपल है। रीकैप अगर हम देखें तो इस यहां पे मैंने ये दिखा रखा है कि ये रेस्टिंग वेंट्रिकुलर सेल है, ये वेंट्रिकुलर सेल है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फेज 4 में हम किसकी बात कर रहे हैं कि यहां पे कोई, इसकी बात करें, इस वेंट्रिकुलर सेल की हमने पार्ट में डिवाइड कर रखा फेज 4 में। तो आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट है यहाँ पे फेज 4 में, और यहाँ पे आपका डायस्टोलिक कंडीशन है, पोटेशियम लीकी चैनल की वजह से -90 मिली वोल्ट है, प्लस ये -90 मिली वोल्ट पे होल्ड क्यों है, ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, एंड यहाँ पे सोडियम कैल्शियम चैनल क्लोज है। तो ये आपकी फेज 4 हो गई, जिसको हम रेस्टिंग स्टेट ऑफ वेंट्रिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। अब देखिए, वेंट्रिकुलर सेल रेस्टिंग स्टेट में पड़ी हुई है। अब जैसे उधर से ऐसे नोड ने फायर किया, अब ऐसे नोड जैसे फायर करेगा तो इंपल्स जो है ट्रैवल करते हुए जैसे वेंट्रिकुलर सेल्स में आएगी, तो वेंट्रिकुलर सेल एक्साइट होगी, और एक्साइट होगी मींस जब वो फेज 4 में होगी तब वो तो रिलैक्सिंग कंडीशन में है, लेकिन जैसे वो एक्शन पोटेंशियल उसको टच करेगा वेंट्रिकुलर सेल को, और एज द वेंट्रिकुलर सेल पे एक्शन पोटेंशियल कहां से आया, ऐसे नोड ने फायर किया, वो ट्रैवल करते हुए इंपल्स आई, और जैसे वेंट्रिकुलर सेल को उसने टच किया तो आपका तुरंत आएगा फेज 1, क्योंकि जैसे ही फेज 0 आएगा तुरंत द प्रेजेंट सोडियम चैनल, कौन से चैनल, सोडियम चैनल, ये क्या होंगे, ये ओपन होंगे, और सोडियम की एंट्री क्या होगी, सोडियम की क्या होगी, एंट्री। और जब सोडियम की एंट्री इनसाइड ऑफ द सेल होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिपोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि जैसे फेज 1, ये वाला जो रेड कलर से स्ट्रक्चर है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सॉरी फेज, मैं बार बार 1 बोल रहा हूं, ये है फेज 0, ये है आपका कौन सा, फेज 0, जिसको आप बोलते हैं रैपिड डिपोलराइजेशन की फेज। और इस फेज में कौन सा चैनल ओपन हुआ है, फास्ट सोडियम चैनल, यहां पे शॉर्ट लिख रखा है फेज 0, रैपिड डिपोलराइजेशन की फेज बोलते हैं, और फास्ट सोडियम चैनल यहां पे क्या हुए, ओपन हुए। तो जो -90 मिली वोल्ट था वो शिफ्ट होके टूवर्ड्स कहां चला गया, अप्रॉक्सीमेटली +30 मिली वोल्ट। मीन जो नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ फास्ट सोडियम चैनल, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंपल्स ऐसे नोड से आके वेंट्रिकुलर फाइबर को स्टिमुलेट की और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शिफ्ट कर दिया +30 मिली वोल्ट तक। तो ये होता है आपका फेज 0। अब फेज 0 रैपिड डिपोलराइजेशन, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज में। देखिए बच्चों, जैसे +30 मिली वोल्ट पे एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, तो जैसे +30 मिली वोल्ट पर पहुंचेगा, इस +30 मिली वोल्ट पे नेचुरली ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल ओपन होंगे। ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल, देखिए पोटेशियम चैनल कई टाइप के होते हैं, हम इसको ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल इसलिए, ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल टाइम डिपेंडेंट ओपनिंग उनकी थी, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होते हैं। तो एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेज टू +30 millivolt and phase 0 will finished, and from here there will be opening of transient potassium channel, and this transient potassium channel, जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो फेज 1 में तो पोटेशियम आयन क्या करेगा, पोटेशियम आयन आपका कहां से कहां आएगा, अंदर से बाहर जाएगा, तो यहां पे नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी,
और जब नेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये जो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है फिर से वापस आएगा। लेकिन चूंकि ये ट्रांजिएंट है, बहुत कम समय के लिए है, तो ये आपका जो रिवर्स ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर से, ये यहाँ तक अप टू हियर, ये इंडिकेट कर रहा है फेज 1 को। और फेज 1 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फेज 1 को हम बोलते हैं पार्शियल रिपोलराइजेशन। तो पार्शियल रिपोलराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट्स फ्रॉम -90 टू +30 मिलीवोल्ट in the phase 0 due to the opening of fast sodium channel, जैसे ही ये +30 पे पहुंचेगा देयर विल बी सडन ओपनिंग ऑफ ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल, जो कि पार्शियल रिपोलराइजेशन को प्रमोट करके इस +30 मिलीवोल्ट को कहां पर लेके आ गए? 0 मिलीवोल्ट पे। इस पॉइंट पे कौन सा मिलीवोल्ट है ये? 0 मिलीवोल्ट। जब 0 मिलीवोल्ट तक ले आएंगे तब आपकी फेज 1 फिनिश। अब इस पॉइंट पे बच्चों पोटेशियम चैनल का, जैसे मैंने बोला पोटेशियम चैनल कई टाइप्स के होते हैं, तो अभी जो ओपन हुआ वो ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल था, टाइम डिपेंडेंट था, शॉर्ट लिव्ड था, यहां पर ये क्लोज हो गया। लेकिन अभी यहां पे और एक चैनल की ओपनिंग हुई जिसको हम बोलते हैं डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल। अब डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल क्या करेगा? डिलेड का मतलब ही है कि वो देर से ओपन होगा, और देर से ओपन का मतलब आपको यही कॉन्सेप्ट रखना है, डिलेड मींस देर से ओपन होने वाला है। जब हम इस फेज 1 के एंड में पहुंचते हैं तब आपका डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल ओपन हो गया। लेकिन यहां पर एक चैनल साथ में और ओपन होता है और उसका नाम है कैल्शियम, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। तो एल टाइप ऑफ, देखिए अब इस फेज में मींस फेज 1 में तो आपका सिंपल पोटेशियम चैनल ओपन हुआ था। अब फेज 2 में आपका यहां पे क्या दिखा रहा है कि डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल ओपन हुए जिससे पोटेशियम बाहर गया, प्लस एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ओपन हुए, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, क्योंकि जैसे 0 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा वो एल टाइप ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। और कैल्शियम चैनल आपको पता है कि कैल्शियम की एंट्री कहां से करवाएंगे? बाहर से अंदर, ना कि अंदर से बाहर। और रीजन इसका क्या होता है? क्योंकि कैल्शियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है और पोटेशियम की अंदर। यही वजह होती है कि पोटेशियम इनसाइड से आउटसाइड मूव करता है जबकि कैल्शियम आउटसाइड से इनसाइड। तो बच्चों ये बताइए, देखिए पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी यहां डेवलप कर रहा है, जबकि कैल्शियम बाहर से अंदर आ रहा, मींस किसको प्रमोट कर रहा? पॉजिटिविटी को। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो इस आयनिक मूवमेंट की वजह से जो नेट रिजल्ट है वो 0 है, क्योंकि एक नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है, एक पॉजिटिविटी को। तो यही वजह होती है कि एट द एंड ऑफ फेज 1 ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल एंड एट द सेम टाइम द ओपनिंग ऑफ L type of calcium channel, voltage gated calcium channel, they leads to the no fluctuation in the action potential। और ये क्या दे रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन जो यहां कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। ये स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं फेज 2। क्या बोलते हैं? फेज 2। फेज 2 को आप बोलते हैं प्लेट्यू फेज, राइट? तो आपका बहुत क्लियर है कि फेज 2 प्लेट्यू फेज में आपका डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल वर्क कर रहे हैं एंड एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल वर्क कर रहे हैं। अब जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आपका जो कैल्शियम चैनल है वो कैल्शियम चैनल ये नेचर में कैसे होते हैं? ट्रांजिएंट होते हैं। ये नेचर में भी कैसे होते हैं? टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट सर्टेन टाइम के बाद ये इस पॉइंट पे क्लोज हो जाएंगे। तो जब क्लोज हो गए तो केवल क्या बचा? डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल। तो जब कैल्शियम चैनल इस पॉइंट पे क्लोज है, टाइम डिपेंडेंट ओपनिंग थी इनकी भी, तो यहां पर अब कौन सा चैनल केवल बचा? डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल। और वो डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल की वजह से क्या होगा? ये फेज नीचे की तरफ आएगी, मींस रीपोलराइजेशन होगा। और ये रीपोलराइजेशन कैसा होगा? शॉर्ट नहीं है, ये कैसा है? प्रोलॉन्ग्ड है। कैसा है बच्चों? प्रोलॉन्ग्ड है। तो ये आपका प्रोलॉन्ग्ड रीपोलराइजेशन होगा और आप इसको बोलोगे फेज 3।
और जैसे ये किस पे पहुंचेगा, -90 मिलीवोल्ट पे, अगेन विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, किसकी हेल्प से, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप की मदद से इस पॉइंट पे आप इसको क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। और यही फेज आपका क्या है, ये वाला, ये फेज अगेन आपका फेज 4 है। और फिर ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल आएगा और फिर से ही एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा इन द वेंट्रिकुलर सेल। तो इन द शॉर्ट रिकैप अभी तक हमने देखा कि फेज 1 ये बहुत सिंपल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप इसको बोल रहे हो, डायस्टोलिक कंडीशन है, पोटेशियम लीकी चैनल की वजह से -90 मिलीवोल्ट है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप की वजह से ये -90 पे होल्ड है, एंड सोडियम और कैल्शियम चैनल यहाँ पे क्लोज है। जैसे ही आप फेज 1 पे आते हैं, फेज 0 पे आते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन जैसे बोलने पे मुझे हो रहा है, आप बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। फेज 4 के बाद फेज 0 जैसे आप जिसको बोलते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन, उस पर फास्ट सोडियम चैनल का इन्वॉल्वमेंट है, वो -90 को कहाँ तक लेके जाते हैं, +30 मिलीवोल्ट तक। मेन पॉइंट मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखे हैं। फेज 1 जिसको आप पार्शियल रिपोलराइजेशन बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, ये ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल ओपन हो रहे हैं, और ये कहाँ तक लेके आ रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, 0 मिलीवोल्ट तक। इसके बाद आपका फेज 2 आ रहा है जिसको आप बोलते हो प्लेट्यू फेज। प्लेट्यू फेज में आपका ये क्या है, डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल ओपन हो रहे हैं, और आप यहाँ पे एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल की ओपनिंग की भी बात कर रहे हैं। फेज 2 में एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल की ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, और एक्शन पोटेंशियल को स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मीन्स कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये आपकी फेज 3 में आप क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम चैनल आपके क्लोज हो गए, और इसको आप बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन। तो आपका ये, और ये जो यहाँ पे दिखा रखा आप फेज 4 में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि -90 मिलीवोल्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फेज 0, फेज 1, फेज 2 में आपने दिखा दिया। फेज 3 में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल आपका क्या ओपन है, कैल्शियम चैनल जो आपका था वो क्लोज है, और क्या ओपन है, डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल, ये कैल्शियम चैनल वहाँ पे क्लोज्ड है। तो ये आपका बच्चों एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का पूरी मैकेनिज्म थी, किस तरीके से आयंस इन्वॉल्व हैं किस किस फेजेज में। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल फेज हैं 0 to 4 मीन्स 5, और सबका अलग अलग नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है जो अभी रह रहा है, राइट। तो देखिए ये हमारा पार्ट 1 था, हम बाद में अभी कवर करेंगे, हम पढ़ेंगे, ये हमने नॉन ऑटोमेटिक फाइबर के एक्शन पोटेंशियल को पढ़ा, राइट। अब हम ऑटोमेटिक फाइबर एक्शन पोटेंशियल को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक फाइबर और नॉन ऑटोमेटिक फाइबर में जो डिफरेंसेस हैं वो आपके जीपैट के एग्जामिनेशन में आते हैं, राइट। तो उन डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे हम, किस तरीके से दोनों डिफर करते हैं, प्लस दोनों टिश्यूज में किस तरीके में कंडक्शन का क्या रोल है, कंडक्शन किसको बोलते हैं, या एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से एक्साइटेबिलिटी को मॉड्यूलेट किया जाता है, एंड क्या रेफ्रैक्टरी पीरियड होता है। So this is all about the part 1 of introduction to electrophysiology of the heart. Hopefully we will cover in the second part the action potential of ऑटोमेटिक फाइबर्स। तो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए आप कई चीज़ें देखेंगे तो आपको कई बार ट्रांजिएंट पोटेशियम चैनल का नाम नहीं मिलेगा, कई जगह डिलेड रेक्टिफाइंग का नाम नहीं मिलेगा। तो आप इस जो मैंने आपको कंटेंट बताया वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। आपको अगर कंटेंट समझ में आया तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, और जो भी आपके डाउट हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच।